Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 3rd of August 2023. So first of all, thanks for your response and your motivation. तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. फर्स्ट एडिटोरियल इज टाइटल्ड लीनियर रिग्रेशन. गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सेज टू स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स रिवील इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ्स. कॉन्टेक्स्ट बता दें आपका, जो भी रिसेंटली स्टैटिस्टिकल डाटा को लेके जो बातें चल रही हैं उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है. और अभी जो रिसेंट एक इवेंट हुआ है जिसमें जो है IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के जो डायरेक्टर थे KS जेम्स, उनके सस्पेंशन जो हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है. तो यहाँ पे ऑथर ने साइट किया है कि द गवर्नमेंट हैज टेकन अ होस्टाइल अप्रोच टुवर्ड द रिलीज ऑफ एनी डेटा. तो जो भी डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया उसकी अगर अप्रोच देखें तो वो एक बहुत ही हॉस्टाइल अप्रोच दिखाई देती है, चाहे वो इसकी खुद की गवर्नमेंट की खुद की एजेंसीज ने ही जो डाटा वो है वो दिया हो, बिकॉज दैट रिवील इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स अबाउट इट्स पॉलिसीज एंड देयर आउटकम्स रादर देन यूजिंग देम एज फीडबैक. तो उनको एज ए फीडबैक यूज ना करके डाटा को जो है एक तरह से उसके पॉलिसीज के जो रिजल्ट रहे हैं उनको बताने की डाटा से कोशिश की गई है, ऐसा ऑथर ने बताया है. तो ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर आप NFHS 5 का ही डाटा देखें जो 2019-21 पीरियड के लिए था, तो उसमें जो जितने भी विलेज थे उनको ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया था. लेकिन उसके बाद भी अगर और सर्वेज की हम देखें तो उसमें ये दिखाई देता है कि 19% ऑफ द सर्वेड हाउस होल्ड जो है वो डिड नॉट यूज एनी टॉयलेट फैसिलिटी. तो यानी कि हालांकि ये क्लेम जरूर किया गया था कि सारे विलेजेस ऑडी फ्री हो गए, लेकिन अभी भी 19% जो हाउस होल्ड थे वो टॉयलेट जो है टॉयलेट फैसिलिटी का यूज नहीं कर रहे थे. इसी तरीके से ऑथर ने एक और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि NFHS 5 का जो डाटा था उसने ये भी दिखाया था कि जो अनीमिया है उसमें राइज देखने को मिला है, और जो लगभग 57% जो सर्वेड रूरल हाउस होल्ड थे उनमें LPG या नेचुरल गैस का कनेक्शन नहीं था. तो जाहिर सी बात है, यानी कि जो इम्पैक्ट है उज्ज्वला स्कीम का जो गवर्नमेंट हाईलाइट करती रहती है कि इतने लोगों को या इतने परसेंट जो है वो क्लीन फ्यूल जो है अवेलेबल हो रहा है कुकिंग के लिए, तो वो वाला क्लेम भी एक तरह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है कि उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा. 57% जो हाउस होल्ड हैं उनके पास एक्सेस ही नहीं है LPG की. ठीक है. यहाँ पे एक और ऑथर ने तीसरा एग्जांपल और दिया है यहाँ पे, जो मॉस्पी का डाटा है, जो मॉस्पी बनाता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 का, उसको उसने जो है जंक कर दिया था मॉस्पी ने. ठीक है ना. और वहां पे रीजन क्या किया था, डाटा क्वालिटी कंसर्न्स को साइट करते हुए जो है वो जंक किया गया था. और आपको ये बता दें कि जो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डाटा होता है वो बहुत सारे और इंडेक्सेस को बताने में जो है वो यूज किया जाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है वो इसी से तैयार किया जाता है, और पॉवर्टी के जो डाटा है वो भी इसी के आधार पे. तो अभी अब क्योंकि नया लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है नहीं आपके पास, तो जाहिर सी बात है जो आपके पास पुराना डाटा था, जो आपके पास पुराने थे, उसी के आधार पे आपको पॉलिसीज और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको बनानी पड़ेंगी. ठीक है. यहाँ पे PLFS जो NSSO जो जारी करता है, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके भी रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है कि जो PLFS जारी करता है, ये जारी कौन करता है, NSC यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन. और इसको भी जो है 2018 में हेल्ड बैक कर लिया था, मतलब रोक के रख लिया गया था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन आने वाले थे, और इलेक्शन के बाद ही जो है ये रिलीज किया गया था जब गवर्नमेंट फिर से पावर में आ गई थी. तो इस डिले से क्या हुआ, दिस डिले रिजल्टेड इन द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर एक्टिंग चेयरमैन एंड अनदर मेंबर ऑफ SNC ओवर द इंटरफेरेंस ऑफ नीति आयोग इन स्टैटिस्टिकल इशू. तो उसने यहाँ पे एक पांचवा इशू ये भी कहा कि जो नीति आयोग का इन्वॉल्वमेंट है इन रिलीजिंग द बैक सीरीज ऑफ GDP ग्रोथ दैट कॉन्ट्राडिक्टेड द NSC रिपोर्ट इन 2018 वाज अनदर इंडिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू अंडरमाइन ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस. वही कि जो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, जिनको अब तक भी एक बहुत ही अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में से माना जाता है डाटा प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एफर्ट्स थे और जो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो एक तरह से रेपुटेशन थी, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया है नीति आयोग ने जो इंटरवेंशन किया उसके थ्रू. ठीक है ना. तो ऑथर फर्दर कह रहा है कि द अनड्यूली एंड अनजस्टिफाइबली डिलेइंग द डिसेनियल सेंसस एक्सरसाइज, ये एक अनदर रीजन ऑथर ने साइज किया कि जो डिसेनियल सेंसस होता है वो एक्चुअली 2021 में होना था, हालांकि उस टाइम पे कोविड था, लेकिन अब 2023 भी जो है वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग कोई जो है वो बात नहीं की गई है और उसको एक तरह से साइड ट्रैक कर दिया गया है.
तो सेवरल, क्योंकि डिसेनियल सेंसस का सिर्फ यूज ये नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी हो गई है ये पता करता है, उससे बहुत और जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सेंसस पे डिपेंड होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से बैक ट्रैक पे चले गए हैं जब आपने डिसेनियल सेंसस को बैक ट्रैक पे कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है। नेक्स्ट इज कू इन नाइजर। तो अभी ये पीछे भी हमने दिनों में डिस्कस किया था कि जो नाइजर में वहां पर मिलिट्री कू हो गया है, जो प्रेसिडेंट है उनको जो है एक तरह से मिलिट्री ने हटा दिया है। तो यहाँ पे रीजन तो ऑथर ने कहा कि प्रेसिडेंट ने क्या किया था, जब प्रेसिडेंट हैड आल्सो टेकन स्टेप टू कर्टेल द मिलिट्री इन्फ्लुएंस, जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस था उसको थोड़ा सा कम किया था उन्होंने। कुछ को जनरल्स को रिटायरमेंट दे दिया था, कुछ को अब्रोड भेज दिया था, कुछ के जो पक्ष थे उनको कट कर दिया था। ठीक है ना। दूसरा लेकिन ये है कि जो पब्लिक भी जो है एक तरह से अगेंस्ट है वहां पे, बट द पब्लिक वाज आल्सो ग्रोइंग वेरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अमिड राइजिंग जिहादिस्ट अटैक्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो पब्लिक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस फेस करी है, टेरर और जिहादिस्ट अटैक फेस करी है, उससे पब्लिक भी एक तरह से परेशान हो गई है वहां की। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है ना। और इससे पहले ऑलरेडी ये पहले बताया था कि ये जो कू देखने को मिल रहा है अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, वो उससे पहले माली में हुआ था 2021 में, फिर बुर्किना फासो में 2022 को देखने को मिला था, और अभी नाइजर में ये रिसेंटली फिर से मिलिट्री ने कू कर दिया है। यहाँ पे नाइजर का कैपिटल आप याद रख सकते हैं, ये वनडे एग्जाम वालों को पेपर्स में आ जाता है, कैपिटल है नियामी। ठीक है। उसके बाद ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट क्या किया है, सजेस्ट ये किया है कि जो फ्रांस और इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो एक रीजनल ग्रुपिंग है, जो कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका, वो उन्होंने अल्टीमेटम इशू किया है कि प्रेसिडेंट को जो है वो रिस्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि बट अ मिलिट्री इंटरवेंशन वुड फर्दर डिस्टेबलाइज द कंट्री। जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो कंट्री को स्टेबलाइज नहीं करेगा बल्कि डिस्टेबलाइज करेगा। और इसकी जगह क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट द यूएस एंड फ्रांस विच स्टिल हैव इन्फ्लुएंस इन नाइजर शुड पुश फॉर टॉक्स बिटवीन जनरल्स एंड प्रेसिडेंसी। उन दोनों के बीच उनको टॉक करानी चाहिए और उनको एक एमिकेबल सेटलमेंट पे लेके आना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर हो सके। तो दिस इज इट। बढ़ते हैं आज के लीड आर्टिकल की तरफ। दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज। तो यहाँ पे G20 के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि किस तरीके से G7 था पहले, उसके बाद G8 हुआ, और उसके बाद G20 भी हो गया, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया जैसी कंट्रीज को भी जो है वो ऐड कर लिया गया था। ठीक है ना। लेकिन अभी अगर देखें तो क्योंकि G20 की लीडरशिप इस टाइम इंडिया के पास है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो फोर्स कर रही हैं एक तरह से कि आप जो रशिया यूक्रेन पे जो रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस, वॉर क्राइसिस चल रही है, उसके रिगार्डिंग आप कोई स्टैंड लीजिए उस टाइप का। तो the G20 is at an impasse because the US wants its member to shut out Russia and China, who it sees as threat to its global hegemony. But India is not easily swayed by pressure from G7. दूसरी बात, it wants the G20 to concentrate on the agenda of 90% of humanity outside the G7. तो इंडिया का स्टैंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि आप जो G7 कंट्रीज हैं वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन को या ह्यूमैनिटी को दिखाती हैं, तो आप बाकी की जो 90% ह्यूमैनिटी है उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, और सिर्फ अपने सेंट्रिक इश्यूज या अपने सेंट्रिक बेनिफिशियल जो आपके पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ आप नहीं रख सकते हैं। तो हमें जो इंडिया का व्यू पॉइंट यह है कि G20 में हम 90% ह्यूमैनिटी को एक साथ लेके चल रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग हम जो हैं जो भी बातें कर रहे हैं या पॉलिसीज हैं या जो आउटकम्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। ठीक है। तो इशू करते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे इशू जो ऑथर ने जो है डिस्कस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको थोड़ा सा एनालाइज भी किया है। तो पहला इशू तो ये कहा है कि गवर्नेंस जो है, ग्लोबल गवर्नेंस जो है इज इन बैड शेप, और जो ट्रेड, तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोग्रेस की उसको चेंज करने की जरूरत है। मतलब अभी अगर हम देखें तो रिसेंटली जो वॉर्स हैं उनमें घिरे हुए हम, चाहे वो मिलिट्री वॉर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ट्रेड वॉर्स हो, तो इसमें कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज हैं वो उलझी हुई हैं। दूसरा ऑथर ने जो क्राइसिस या इशू बताया वो बताया कि ह्यूमैनिटी कैन नॉट कैरी ऑन द वे इट इज। तो जिस तरीके से चलती आ रही है, चल रही है, उस तरीके से नहीं चल पाएगी, क्योंकि वही बात है कि ट्रेजेक्टरी को चेंज करने की जरूरत है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ज्यादा इक्विटेबल बनाने की जरूरत है और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है। ठीक है ना। मतलब कैपिटलिस्टिक जो अप्रोच है उसको बदल के हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल और इक्विटेबल अप्रोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। तीसरा यहाँ पे जो ऑथर ने बताया कि द पीपल एक्सपीरियंस रियलिटी विच स्टैटिस्टिशियन नंबर्स कैन नॉट रिवील। जो स्टैटिस्टिक्स है जैसे कि जीडीपी के नंबर हैं या और जीडीपी इकोनॉमी के नंबर है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये सब एक तरह से ये जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल की उसको नहीं दर्शाते, क्योंकि जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो केवल नंबर्स बता सकते हैं। ठीक है ना। द प्लेनेट इज हीटिंग अप, वो क्लाइमेट चेंज वाला इशू जो है वो है, बट इट कैन नॉट टेक द प्रेशर ऑफ प्रेजेंट कंजम्पटिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एनी लॉन्गर। और जो प्रेजेंट
जो कंज्यूमर सेंट्रिक जो अप्रोच है और जो उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के इस मॉडल को जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा प्लेनेट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम, इट मस्ट बी सस्टेनेबल इक्विटेबल टू। वही बात है कि ज्यादा इक्विटेबल और ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो इंडिया का फिर से यहाँ पे ऑथर ने जो है वो एग्जाम्पलीफाई किया कि जो इंडिया ने G20 चेयर में जो एक विजन दिया है, और वो विजन क्या था हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि थीम भी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसके रिगार्डिंग ऑथर ने कहा है कि इट इज टू ब्रिंग ऑल द सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर एंड मेक द वर्ल्ड बेटर फॉर एवरीवन। तो ये जो विजन रखा है, इस पे कहीं ना कहीं ऑथर ने इंडिया को एक तरह से प्रेज किया है, अप्लॉज किया है कि इस विजन पे काम करने की हमें जरूरत है। और ए न्यू पैराडाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस जो बैड सिचुएशन है उसको सही करने के लिए एक नए पैराडाइम की जरूरत है। ठीक है ना, ऑथर ने यहाँ पे सस्टेनेबल गोल्स की बात की है कि जो 2015 में 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात गई थी, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। तो वो कहीं अभी मतलब उसके लिए वो ऐसा नहीं दिख रहा कि वो अचीव हो जाएंगे, और टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम लोग 2023 में आ चुके हैं और 2030 तक हमें अचीव करने थे। तो क्यों उसमें ऑथर ने कुछ और भी इशू साइड किया कि रिच कंट्रीज आर अनविलिंग टू फाइंड इक्विटेबल सॉल्यूशन। जो रिच कंट्रीज हैं वो विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हैं कि हम इक्विटेबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सके। दूसरा यह है प्रिकैरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज में, वो रिच कंट्रीज में भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। फिर ऑथर ने ये भी कहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें 17 प्रॉब्लम्स एक्चुअली दर्शाई गई थी, और वो 17 की 17 प्रॉब्लम हर एक कंट्री में तो है नहीं। दूसरी बात, अगर वो है भी, मतलब है ज्यादातर कंट्रीज में, तो वो एक जैसी फॉर्म में नहीं है। मतलब किसी कंट्री में वो अलग फॉर्म में है, दूसरी स्टेट में वो अलग फॉर्म में है। तीसरा, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे सिर्फ एक सस्टेनेबल एसडीजी की प्रॉब्लम हो, तो यानी कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उतने ही भी कहा कि हर कंट्री की लगभग कम से कम जो है 6 या 7 एसडीजी की प्रॉब्लम से जूझ रही है कोई हर एक कंट्री। ठीक है ना, तो और अगर इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली कैलकुलेशन देखें, तो ऑथर ने ये बताया कि अगर इनको देखें तो ये कंबाइन होने में लगभग 90 मिलियन डिफरेंट वेज में जो है ये निकल के आएंगी। तो यानी कि आपके पास 98 मिलियन डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको एक ग्लोबल सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते हैं। तो ऑथर ने यही कहा क्लियरली वन ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर द एनवायरनमेंट सोसाइटी और इकोनॉमी कैन नॉट अप्लाई एवरीवेयर, वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऑथर ने ये एक तरह से समराइज किया है। यहाँ पे एक ग्राउंड रियलिटीज के लिए ऑथर ने रिपोर्ट को भी यहाँ पे साइट किया है। रिपोर्ट का नाम था पिक्सल्स ऑफ प्रोग्रेस, अ ग्रैनुलर लुक एट ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, और ये रिलीज की थी मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने। इसने वर्ल्ड को जो है 40,000 माइक्रो रीजन्स में जो है डिवाइड किया था इस रिपोर्ट में जो है। और रिपोर्ट ने कंक्लूड किया गया था, रिपोर्ट कंक्लूड दैट ग्रोथ ऑफ जीडीपी एट ए कंट्री लेवल एक्सप्लेन्स ओनली 20% ऑफ द प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड लेवल पे केवल 20% ही जो वो है कंट्री लेवल पे, मतलब सिर्फ 20% ही वो जो है कंक्लूड ग्रोथ बता पाते हैं जीडीपी से। लेकिन जो रिमेनिंग 80% है वो या तो लोकल लेवल की होती है या स्पेसिफिक होती है। ठीक है ना, वो ग्लोबल लेवल को नहीं कवरती है। तो 20% तो आप कह सकते हो कि कंट्री लेवल पे है, लेकिन जो रिमेनिंग 80% प्रोग्रेस है वो आप लोकल या स्पेसिफिक लेवल पे ही रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जो प्रेजेंट थ्योरी है यूज में जो ग्रोथ की है, दैट इज टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं ये प्रूव हो चुका है कि इट इज फ्लॉड, मतलब ये जो है सक्सेसफुल नहीं है, ये बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। और अब जो बात की जा रही है वो टॉप डाउन अप्रोच की नहीं कर रही है, ये बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं आजकल हम। मतलब ग्राउंड लेवल पे आप, लोकल लेवल पे आप आजकल जो है पॉलिसीज को लाइए, वहां पे काम कीजिए ग्राउंड लेवल पे, और उससे वो जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसमें चाहे कितना भी मैनेजर, यानी कि टॉप लेवल का जो हाईएस्ट लेवल पे जो अथॉरिटी प्रेजेंट है, वो चाहे कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सिस्टमिक प्रॉब्लम्स दैट अपीयर इन मेनी प्लेसेस रिक्वायर लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस। वही बात है कि लोकल सिस्टम पे आपको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, that are found using cooperation and implemented by communities that combine solutions to economic, environmental and social problems। तो जाहिर सी बात है जो लोकल लेवल के इश्यूज हैं, लोकल कम्युनिटीज के इश्यूज हैं, उनमें अगर आप लोकल कम्युनिटीज को कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको आप नहीं लेके आएंगे प्लेटफॉर्म पे, तो जाहिर सी बात है उनका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको देना पड़ेगा, लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस है उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो इंडिया ने भी एक अप्रोच जो है
प्रमोट की थी यहाँ पे G20 लेवल पे, और उसका नाम था लाइफ। ये जो पिछली G20 समिट थी उनमें इंडिया ने अप्रोच को जो है हाईलाइट किया था। लाइफ का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लाइफ इज लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द G20। और इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स कोहेरेंट एक्शंस अमंग्स्ट स्टेक होल्डर्स एट ऑल लेवल्स रूटेड इन कलेक्टिव एक्शंस अक्रॉस सोसाइटी। तो हर लेवल पे जो है एक्शन लेने की जरूरत है, और वो भी एक कलेक्टिव मैनर में जरूरत है। तो प्रिंसिपल 7 जो है लाइफ का, वो बात करता है कि द वर्ल्ड लीडर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एंड एम्पलीफाई द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अगर आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को सस्टेन करना है तो ट्रेडिशनल नॉलेज की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, लोकल और रीजनल गवर्नमेंट को मजबूत करना पड़ेगा, जो कम्युनिटी लोकल कम्युनिटीज का रोल है उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उनको एम्पलीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, लोकल गवर्नेंस पे अगर हम बात करें तो जो ऑथर ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो, जो गवर्नमेंट है इलेक्टेड बाय पीपल एट दैट प्रोवाइड बेनिफिट टॉप डाउन टू द पीपल इज नॉट ए कंप्लीट डेमोक्रेसी। जो सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच को देखते हैं वो एक कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मस्ट बी बाय द पीपल देमसेल्व्स टू। गवर्नमेंट को पीपल्स के नॉट ओनली फॉर पीपल एंड टू पीपल होना चाहिए, बल्कि बाय पीपल देमसेल्व्स भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये है कि लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनके द्वारा भी गवर्नेंस में रोल होना चाहिए। यानी कि मेनली लोकल गवर्नेंस गवर्नेंस को ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किया और उस पर फोकस किया है। और अगर ऑथर ने इसको भी रिजेक्ट किया कि जो सिस्टम है गवर्नेंस का प्रेजेंट टॉप डाउन और एक्सपर्ट ड्रिवन या सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है। प्रेशर टू चेंज एंड न्यू सॉल्यूशन मस्ट कम फ्रॉम द पेरिफेरीज ऑफ द पावर सिस्टम। पेरिफेरीज क्या हुई, वही लोकल लेवल की बात की है उसने, कि सेंट्रलाइज से नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, नीचे से सेंटर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है ना, विद मूवमेंट्स ऑन द ग्राउंड इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, फ्रॉम स्टेट विजिट टू ए मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशन। यूएस और इंडिया के रिलेशन, ट्रेड रिलेशन के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि जो अभी जो पीएम की विजिट हुई थी, पीएम साहब की विजिट हुई थी यूएस में, उसके रिगार्डिंग जो भी आउटकम्स आए थे वो, और हमें अभी यूएस और इंडिया को किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है उसके रिगार्डिंग इसमें बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि द ट्रेड मस्ट बी पुश्ड टू ए मोर सेंट्रल रोल एज द यूएस इंडिया स्टोरी कंटिन्यू टू अनफोल्ड। तो इंडिया के यहाँ पे इंडिया का व्यू पॉइंट और यहाँ पे यूएस का व्यू पॉइंट ऑथर ने साइड किया कि इंडिया इज एग्जिबिटिंग अ रिमार्केबल ओपननेस टू नेगोशिएटिंग न्यू ट्रेड रिलेशनशिप विद इंपॉर्टेंट पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरा वहीं पे दूसरी तरफ वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन कमिटमेंट टू रिविजिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन इवन। और साथ ही साथ हम परस्यू क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज टू अट्रैक्ट एंड ग्रो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स एंड रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्री। तो एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात करें, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करें, लेकिन वहीं हमने जो है जो ग्लोबल हमारी टाइज हैं या जो कंट्रीज के साथ टाइज हैं उनको हम कहीं भी साइड लाइन नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी साथ साथ मजबूत करके चल रहे हैं। वहीं अगर यूएस की बात करते हैं तो इन कॉन्ट्रास्ट जो ऑथर ने इंडिया के फेवर में ये भी कहा है कि हमने कई सारे न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी जो है वो साइन किए हैं, यूएई के साथ हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, और हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं कि इसी तरह की पैरेलल डील्स हम जो यूरोपियन यूनियन या यूके और कनाडा के साथ भी कर ले। वहीं पे जो यूएस की अप्रोच है ऑथर ने वो बताया है कि it has evolved away from the free trade agreements and discovered a better approach to trade, emphasizing resilient supply chains, reshoring or friendshoring, and prioritizing labor rights and climate friendlier production over craven and mistaken globalization। वहीं जो यूएस है उसकी अप्रोच हुई है, एक तो रेजिलियंट सप्लाई चेन्स पे उसने फोकस किया, रीशोरिंग फ्रेंडशोरिंग की बात की है, और लेबर राइट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्शन पे जो है यूएस जो है वो फोकस कर रहा है। ठीक है ना, जो इम्पो जो भी रिसेंट विजिट हुई थी पीएम की यूएस में, उससे एक आउटकम जरूर अच्छा आया कि हमने जो हमारे 6 इश्यूज चल रहे थे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड वो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं यूएस के साथ, तो ये एक अच्छा आउटकम आया था। इंडिया एग्रीमेंट टू डेट फॉल फॉर शॉर्ट ऑफ यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे ऑथर ने क्या कि एक यहाँ पे उसका नाम जरूर दिया एग्रीमेंट का, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए इसको बोलते हैं। तो हालांकि इंडिया अभी इससे शॉर्ट है अगर देखें हम नंबर्स में, जो ट्रेड की बात कर रहे हैं या एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं उनमें, लेकिन जो गैप्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका नाम आप याद रखें, यूएमसीए की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग में कौन कौन है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे ऑथर ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, यही बताया है कि जो यूएस के साथ हमारा जो एम्बिशन है कि हम 500 टू 600 बिलियन डॉलर तक का जो बायलेटरल ट्रेड है उसको 2030 तक पहुंच लेंगे, वो बहुत आराम से अटेन किया जा सकता है। ठीक है ना, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, बस दोनों कंट्रीज को आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रस्ट को बढ़ाने की जरूरत है, और मतलब ट्रेड पॉलिसी जो भी हुई या ट्रेड पैक्ट उनको फर्दर एनहांस करने की जरूरत है। ठीक है,
ओपिनियन में आज का आर्टिकल था डीप टेक स्टार्टअप टेकिंग ब्रेव रिस्क। वही है कि जो ऑथर ने कहा है कि ऑथर ने दो यहाँ पे चाहिए, एक तो ग्रेट इंडियन स्टार्टअप में जो बूम देखने को मिला इंडियन स्टार्टअप में पिछले डिकेड में जो बूम देखने को मिला, एक तो वो, और जो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है या उसको एक तरह से सपोर्ट दिया है, उसने एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बढ़ावा मिला है इंडिया में, ठीक है ना। और आज अगर हम देखें तो हमारे पास 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ठीक है ना। और उनमें से भी हाफ यानी कि लगभग 50,000 जो है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज भी इक्वली उसमें रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज उसने ये कहा है कि ये जो स्टार्टअप मूवमेंट है ये सिर्फ कंज्यूमर इंटरनेट या ई कॉमर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये जो जेन्युइन डीप टेक्नोलॉजी के एरिया है वहां तक भी पहुंचे हुए हैं, जैसे कि स्पेस है, रिमोट सेंसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बायोटेक है, फार्मा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ड्रोन्स है, डिफेंस है, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड मैनी मोर। इन सब जो ये डीप टेक में एक्चुअल में जो डीप टेक टेक्नोलॉजी के जो एरियाज है वहां तक भी ये सब पहुंची हुई है, ठीक है ना। और इनसे क्या है that it will impact many more sectors of the economy which will bring deeper industrialization and newer areas and more jobs। और इससे क्या होगा वही है कि ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, ज्यादा नए नए सेक्टर्स में जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमिक में, ठीक है ना। इकोनॉमी के और सेक्टर्स में भी देखने को मिला, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ जो है ज्यादा से ज्यादा जॉब भी क्रिएट होंगी। तो मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट के हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो सकती है लॉन्ग टर्म में। तो डीप टेक एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवरीज एंड पब्लिक सेक्टर लैब्स टू रीच द मार्केट। तो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो लैब्स हैं जो डिस्कवरी और रिसर्च है उसमें भी वहाँ पे पहुंची हुई है। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कुछ, यहाँ पे आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क का एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वेंचर का यहाँ पे ऑथर ने जो है वो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। फर्दर ऑथर ने ये भी कहा है कि जो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी रिस्क जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स रिस्क ले रहे हैं, वो मेनली डीप टेक स्टार्टअप्स में है। और ये एक क्रूशियल एलिमेंट है कंट्री के प्रोसेस टू बिल्ड अ न्यू कैपेबिलिटी। जो हम न्यू कैपेबिलिटी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं या इनोवेशंस की बात कर रहे हैं या ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं या इशूज हैं उनको एक इनोवेटिव वे में रिजोल्व करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें डीप टेक स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उनको एक मेन रोल रहने वाला है उनको रिज़ॉल्व करने में, ठीक है ना। और मॉडल की यहाँ पे बात ज़रूर रही है कि द इंडस्ट्री हैज़ मोस्टली प्रेफर्ड द इन्वेस्टिंग इन डीप टेक स्टार्टअप्स एंड बाइंग सक्सेसफुल स्केल टेक्नोलॉजीज। जैसे कि टाटा ने अभी बाय किया, एग्जांपल भी दिया, सांख्य और तेजस नेटवर्क को बाय किया, वहीं रिलायंस ने जो है फरदादियों को एक्वायर किया उसमें शेयर, और हीरो मोटर्स ने जो है इक्विटी की है एथर मोटर्स में। तो ये एक तरह से मतलब जो भी ये डीप टेक स्टार्टअप्स थे या टेक इसमें थे, इसमें जो बड़ी कंपनियां जो है बिग प्लेयर्स हैं वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया को 2.0 जो मॉडल है उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया कि वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया 2 जो 2.0 है वो फोकस किस पे कर रहा है, वो रियल सेक्टर्स जो ऊपर हमने लिस्ट किए थे जो जेन्युइन बताए थे डीप टेक के, उन पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है ना। और उसने 2 रूट बताए हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ मच लार्जर रिस्क कैपिटल फॉर डीप टेक स्टार्टअप। जो रिस्क कैपिटल है वो अवेलेबल है, ठीक है ना, इन डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो बड़ी बड़ी लार्ज प्लेयर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें। और इसी तरह इंडिया ने एक सिडबी फंड ऑफ फंड्स भी जो है यहाँ पे किया है, जिसको जो है इन डीप टेक स्टार्टअप्स पे जो है वो यहाँ से फंड प्रोवाइड किए जाएंगे इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे बताया है वी नीड टू एनेबल मास प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। वही कि इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी को और इंडिजीनियस डेवलपमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग को आपको प्रमोट करना है, तो मास प्रोक्यूरमेंट पे जो है इंडिजिनियस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी पे हमें एनेबल करने की जरूरत है। यहाँ पे दोनों रूट ऑथर ने बताए हैं। फाइनली ऑथर ने कंक्लूड किया कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 शुड डायरेक्ट द एनर्जीज ऑफ इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स बिल्डिंग इंडियन इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक कैपेबिलिटीज टू सपोर्ट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, नेशनल सिक्योरिटी एंड अदर नेशनल कैपेबिलिटी। इन सब चीजों को बिल्ड करने के लिए जो है स्टार्टअप इंडिया 2.0 जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से यूज करने की जरूरत है। मतलब अपनी जो एनर्जी और जो अपना पोटेंशियल है वो इन सब चीजों को करने में लगाना चाहिए, ये ऑथर ने सजेस्ट किया है, ठीक है ना। द कंटूर्स ऑफ इंडियाज फॉर्मल जॉब क्राइसिस। जो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट में क्राइसिस देखने को मिला है कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब धीरे धीरे घट रही हैं और जो जॉब्स नई क्रिएट भी हो रही है वो ज्यादातर
इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही हैं। इस चीज को हाईलाइट किया ऑथर ने डाटा पॉइंट में आज, डाटा वाले सेक्शन में। तो ए डिटेल्ड लुक एट द प्रोविडेंट फंड डेटा रिवील्स स्टैग्नेशन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एक्चुअली जो ईपीएफओ डाटा रिलीज करता है, जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जमा होता है मंथली बेसिस पे, पहले एक्चुअली होता था, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता था कि फॉर्मल सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है और कितना जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ रहा है। ठीक है ना। तो ऑथर ने ये बताया, अनलाइक द ईपीएफ मंथली एनरोलमेंट डाटा जनरली डिपिक्ट्स इंक्रीज इन कंट्रीब्यूटर्स, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके में इंक्रीज जरूर दिखता है। द ईपीएफओ एनुअल रिपोर्ट, लेकिन जो ईपीएफओ की एनुअल रिपोर्ट है, एक तो ईपीएफ जो मंथली एनरोलमेंट डाटा प्रोवाइड करता था और एक ईपीएफओ जो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता था। द नंबर ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द स्कीम हैज रिमेन्ड रिलेटिवली स्टैग्नेंट और इवन डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स। तो अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो जो ईपीएफओ की एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये देखा है कि जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन आ रहा था, रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स का जो नंबर आ रहा था वो डिक्लाइन हुआ या ये कि स्टैग्नेंट हुआ, उसमें ग्रोथ कोई ज्यादा देखने को मिली नहीं है। क्योंकि अगर रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स एक तरह से स्टैग्नेंट हो रहे हैं या फिर डिक्लाइन हो रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता हुआ या एक तरह से स्टैग्नेंट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऑथर ने 2012 से 2022 के बीच का जो डाटा है उसमें ये बताया है कि अगर रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वो इंक्रीज हुआ था 30.9 मिलियन से लेके 46.3 मिलियन तक। ठीक है ना। ठीक है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों में देखें 2017 से 2022 में, तो जो रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स में जो इंक्रीज हुआ वो केवल 45.11 मिलियन से 46.33 मिलियन हुआ। मतलब ये देखिए यहाँ पे कितना मेगा सा ही इंक्रीज हुआ है इन 5 सालों में पिछले में। जबकि 10 सालों की बात करते हैं तो ये जो इंक्रीज है, ये गैप है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। ठीक है? वहीं ओवरऑल एनरोलमेंट की अगर बात करें तो ईपीएफ में वो इंक्रीज हुआ है 210.8 मिलियन से 277.8 277.4 मिलियन। तो ये तो काफी इंक्रीज है जो ओवरऑल एनरोलमेंट है, लेकिन जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं है। मतलब कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किए गए हैं या जिनको एम्प्लॉयमेंट एक तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में मिला है, जो सिर्फ कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, ईपीएफ वाले कंट्रीब्यूशन उनका। ठीक है ना। इससे ये दिखाया है। तो यानी कि रेगुलर कंट्रीब्यूशन विद इन दैट वाज ओनली 1.2 मिलियन। तो यानी कि ये कहेंगे कि केवल 1.2 मिलियन ही फॉर्मल जॉब्स जो हैं वो पास्ट 5 इयर्स में क्रिएट हुई हैं। ऑथर ने ये एक तरह से साइट किया है इस डाटा से। ठीक है ना। द डाइवर्जेंस बिटवीन ईपीएफ एनरोलमेंट एंड द रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स indicate the majority of enrollments into the EPF are linked to jobs that are of temporary, subcontracted और casual variety। वही बात कि या तो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की है, वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की है, या टेम्परेरी नेचर की है, क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशंस में इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है। ठीक है ना। या तो वो इरेगुलर रह रहे हैं या वो धीरे धीरे रुकी जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है ना। मिडिल क्लास के लिए इसमें क्या दिक्कत है ये बता रहे हैं कि इट फेसेस एन इंक्रीजिंगली एजुकेटेड एंड ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट रिक्वायर्स गुड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। तो जो ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन और वो भी एजुकेटेड, वो कहीं ना कहीं उसको गुड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। लेकिन जो अब अगर आप देखें फॉर्मल सेक्टर में अगर आपको वेल पेड और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये एक इशू है, स्ट्राइकिंग इशू है। एंड इट इनहिबिट द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास का कहीं ना कहीं एक्सपेंशन जो है वो इस वजह से रुक जाता है, क्योंकि उनके पास अगर क्वालिटी जॉब्स नहीं, वेल पेड और रेगुलर जॉब्स नहीं हुई, तो जाहिर-सी बात है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और उनके बीच में। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप, ये जो मंथली जो एक्चुअली पब्लिश करता था ये स्टॉप कर दिया गया था। ये ऑथर ने बताया कि जब कोविड के बाद से ये जो है ये मंथली जो डाटा सीरीज है वो पूरी तरह से ही बंद कर दी गई है। तो एक तरह से एक्चुअल पिक्चर अब मिल भी नहीं पा रही है कि कितना मंथली जो है वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कंट्रीब्यूटर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरी चीज ऑथर ने ये भी कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था डीजीईटी, डीजीईटी क्या है यहाँ पे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, वो भी 2013 से जो वो पब्लिश नहीं हो रहा। तो ये इश्यू साइट किए ऑथर ने कि ये कहीं न कहीं इश्यू हैं जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ जॉब क्रिएशन और जॉब क्वालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ए वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड, स्टेबल एंड पब्लिकली अवेलेबल लेबर स्ट्रेटजी। तो लेबर स्ट्रेटजीज आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड, स्टेबल और अच्छी रेंज में अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप जो है जॉब क्रिएशन या जॉब अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यू उनको समझ पाएँगे और उनको एड्रेस भी कर पाएँगे। ठीक है? तो आगे जो है जद्दा होप फॉर पीस इन यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें पीस को कहीं न कहीं नेगोशिएट कराने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है। सऊदी अरेबिया इज़ सेट टू होस्ट यूक्रेन, यूएस, सम यूरोपियन कंट्रीज एंड मेजर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील भी हैं, फॉर पीस टॉक्स ऑन रशिया यूक्रेन वॉर ऑन अगस्त 5 एंड 6 इन द रेड सी पोर्ट सिटी ऑफ जेद्दाह में। ये
जद्दा में ये जो है एक तरह से मीटिंग होने वाली है और इसमें रशिया जो है वो पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाइल ऑथर ने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको आंसर किया है। तो पहला तो यह कि हैज द टाइम फॉर इफेक्टिव पीस नेगोशिएशन रशिया यूक्रेन कम, क्या मतलब एक्चुअल में टाइम आ गया जब पीस पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने जो चीजें साइट की हैं उससे ऑथर ने यही बताया है कि नियर फ्यूचर में तो अभी नहीं लग रहा है, या रिसेंट प्रेजेंट में तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में या सिनेरियो में तो ये नहीं लग रहा है कि ये जो पीस है वो अभी हो पाएगी, कंक्लूड हो पाएगी। तो ऑथर ने कुछ यहाँ पे वो भी बताया है कि किस वजह से ये लग रहा है। तो पहला तो ऑथर ने कहा कि रशिया हैज शोन नो साइंस ऑफ रिट्रीटिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइंस, तो रशिया ना तो रिट्रीट करने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरा, यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन भी आल्सो सीम्स कीन ऑन फाइटिंग इट आउट ऑन द बैटलफील्ड ऑन द बैक ऑफ इट रीटेकिंग ऑफ द की सिटीज खैरसोन एंड खार्किव लास्ट फॉल। तो जब से खैरसोन और खार्किव उसने वो किए हैं तब से वो भी ये सोच रहा है कि मैं यूक्रेन कंटिन्यू है फाइट करने पे, वो भी मतलब पीछे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, जो यूक्रेन है उसकी मिलिट्री पोजीशन भी जो है वो एक तरह से थोड़ी सी स्ट्रेंथन तो हुई है, क्योंकि जो यूरोपियन नेशन कंट्रीज हैं या फिर जो यूएस है उन्होंने उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो आर्म्स हो चाहे इक्विपमेंट हो या वो मनी की फॉर्म में हो, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको ये लग रहा है कि सपोर्ट तो आ ही रहा है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ही डिड नॉट थिंक पीस नेगोशिएशंस इन द यूक्रेन वार वर पॉसिबल एट दिस स्टेज, मतलब प्रेजेंट में तो पॉसिबल नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो कंट्री हैं, चाहे रशिया चाहे दोनों ही साइड ये देख रही हैं, वो दोनों ही ये कन्विंस कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों को ये लग रहा है कि हम जीतेंगे तो अभी पीस पॉसिबल नहीं है। जब दोनों को ये लग रहा हो कि हाँ हारेंगे, तब शायद एक बार को चांस होता है कि वो लोग राजी हों कि चलो पीस की ये बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर एनालिस्ट का बात करें, एनालिस्ट तो वो भी यही बताते हैं कि नियर फ्यूचर में तो हमें कोई नहीं दिख रहा है कि इफेक्टिव पीस टॉक जो है वो हो पाएंगे, ठीक है ना, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नियर फ्यूचर में एंड होता दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। दूसरी बात ऑथर ने ये भी कही कि हालांकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही ये दिखा रहे हैं कि वो टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी टर्म्स जो है वो तैयार किए हैं कि रशिया जो वो अपनी टर्म्स पे टॉक के लिए तैयार है और जो यूक्रेन है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो पीस या टॉक के लिए तैयार है। तो यहाँ पे यूक्रेन ने तो 10 पॉइंट का जो पीस प्लान है वो भी प्रेजेंट किया था, जिसमें यूक्रेन ने ये कहा है कि विथड्रॉल रिस्टोरिंग यूक्रेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज पर 1991 की जो बॉर्डर उसके तहत है उसके हिसाब से जो है उसको सेट करना है, और जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसके अकॉर्डिंग इनको रिफर्म करना है बाउंड्रीज को। फिर उसके बाद जो वार क्राइम्स कमिट किए हैं रशिया ने उसके लिए उसको प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए। तो इन टर्म्स के साथ तो शायद रशिया जो है वो नहीं करेगा, और रशिया ने आउटराइटली इस प्लान को जो है रिजेक्ट कर दिया था, और वो अनविलिंग है टू सीड एनी ऑफ द कैप्चर्ड टेरिटरी इन यूक्रेन। रशिया का कहना है कि जो भी उसने टेरिटरी सीड करेगी वो उसी के पास रहने वाली है, और जो नई बाउंड्री लाइन सेट होंगी वो नई रियलिटीज के साथ होंगी, मतलब कि जो टेरिटरी उसने एनेक्स कर लिया वो सारी की सारी रशिया के पास ही रहेंगी। तो किस तरह के नेगोशिएशंस अभी तक हुए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि सबसे पहले जब इनिशियल वीक्स हुए थे, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो सबसे पहले बात हुई थी कि आप टेम्पररी सीज फायर की बात होनी शुरू हो गई थी, ठीक है ना, और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स भी बनाने गए थे। लेकिन डायरेक्ट नेगोशिएशन से करेंगे तो सबसे पहले शुरू किया था बेलारूस और टर्की ने, दोनों ने कोशिश की थी कि इनके बीच में जो है नेगोशिएशंस हो जाएं, लेकिन वो हुए नहीं है, और ये डायरेक्ट नेगोशिएशन भी मई से जो है वो 2022 से बंद पड़े हैं, ठीक है ना। दूसरा, जो क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हेग में, उसने अरेस्ट वारंट फिर मिस्टर पुतिन के अगेंस्ट जारी कर दिया, तो उससे मामला और थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है ना। और रशिया ने रिसेंट, अगर हम इसमें देखें रिसेंट जो इवेंट हुआ है वो रशिया ने जो है अभी पुल आउट किया है ब्लैक सी ग्रेन डील से, जो कि किसने ब्रोकर की थी, टर्की और यूनाइटेड नेशन आफ्टर अ ईयर। और ये डील क्या करती है, इट अलाउड अ मूवमेंट ऑफ 32.9 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन थ्रू अ सेफ कॉरिडोर, वाज द वन नेगोशिएशन विच वाज सीन एज फेयरली इफेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने बताया कि अगर पिछले साल देखें तो बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे ब्लॉक्स ने जो है वो विलिंगनेस दिखाई है कि वो मीडिएटर बन सकते हैं, और जो दोनों पार्टी है कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी उनके बीच में पीस को जो है वो नेगोशिएट कर सके, लेकिन कोई भी प्लान जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, ना रशिया या यूक्रेन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाइना ने भी अपना प्लान प्रपोज किया था, चाइना ने 12 पॉइंट का प्लान जो है वो दिया था, पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, और चाइना ने क्या क्या सजेस्ट किया था। लेकिन अगर हम ये जो उसने कहा था, बीजिंग ने कहा था, एज एन अटेम्प्ट टू प्लेकेट क्रिटिसिज्म ऑफ साइलेंस ऑन रशियाज एक्शंस
एज ए रिपीटिशन ऑफ द ऑलरेडी एक्सपेक्ट पोजीशन ऑन द वॉर एंड हैज स्टूड इन फेवर ऑफ मॉस्को। तो कहीं ना कहीं ऑथर ये बता रहा है कि ये किस मॉस्को के फेवर में जो है, और चाइना ने जो प्लान जो अपना 12 पॉइंट दिया था वो मॉस्को के फेवर में ज्यादा झुक रहा था, ठीक है ना। प्लान में क्या क्या था एक बार ये देख लेते हैं, और वो किस तरीके से चाइना ने बेसिकली प्लान जो दिया था वो अपने अपने खुद के इंटरेस्ट को देखते हुए दिया था। तो उसने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो स्टेट्स है उसको दिखाया था चाइना ने, उसमें बोला था कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर को जो है उसको देखना है, और उसने न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को कंडेम किया था, हॉस्टिलिटीज को बोला था सीज करना चाहिए, और टॉक्स को रिज्यूम करने के लिए बात कही थी, और जो कोल्ड वार की मेंटेलिटी थी उसको अबेंडन करने के रिगार्डिंग जो है चाइना ने जो है वो किया था, ठीक है ना। और फिर चाइना ने ये भी कहा था कि जो प्लान है वो कहीं ना कहीं रशिया को फेवर कर रहा था, एंड इट कॉल्ड फॉर कंट्रीज टू स्टॉप अब्यूजिंग यूनिलेटरल सैंक्शंस। वहीं पे चाइना का जो प्लान था उसको वेग नेचर का बताया था, जो और इंटरनेशनल पीस के और मतलब और एक तरह से एंडोमेंट्स है, उन्होंने उन्होंने ये कहा था कि जो बीजिंग है उसने जो सपोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को वो हाईलाइट करना चाहता है, जो उसकी खुद की पोजीशन ताइवान और जो अदर बॉर्डर इश्यूज हैं कंट्रीज के साथ जैसे कि इंडिया वगैरह, तो उनके रिगार्डिंग मतलब उसके भी खुद के इशू भी हाईलाइट हो जाएंगे अगर इस चीज को एक तरह से वो मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, चाइना का जो पोजीशन पेपर वाज आल्सो सीन एज एन अटेम्प्ट टू पोजीशन इटसेल्फ एज ए रेस्पॉन्सिबल पावर इन द ग्लोबल साउथ एट द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल एज द ओनली मेंबर हु वर्कड ऑन इनिशिएटिंग ए पीस प्रोसेस। वहीं दूसरी तरफ उसने कहीं ना कहीं अपलोड भी किया है कि बेशक चाहे उसने चाइना ने अपने सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ में एक रेस्पॉन्सिबल पावर के रूप में चाइना ने अपने आप को प्रेजेंट किया है और इनिशिएट करने की कोशिश की है एक पीस प्रोसेस को, ठीक है ना। बाकी और कंट्रीज ने भी, जैसे कि अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है, उन्होंने भी कोशिश की थी कि भाई पीस टॉक की जाए, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने भी बताया है कि अफ्रीकन अफ्रीकन जो डेवलपमेंट बैंक है वो उसने ये बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ अबाउट 30 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स इन अफ्रीका, कि अगर ये क्राइसिस जो होती है और ये कंटिन्यू रही, प्रोलॉन्ग रही, तो कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर फूड ग्रेन सप्लाई रशिया या यूक्रेन से ही अफ्रीकन कंट्रीज को मिल रही थी, ठीक है ना। तो रशिया इसमें पार्ट तो नहीं लेगा, इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो यूक्रेन है वो तो अपने कहीं ना कहीं जो 10 पॉइंट प्लान का जो उसने एजेंडा प्रोवाइड किया है उसको फुलफिल कराने के लिए, या उस पे कितना एग्रीमेंट हो सकता है उसके लिए काम करेगा। वहीं जो रशिया है वो इसको वो तो नहीं करेगा, पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन वो इसको फॉलो जरूर करेगा मीटिंग को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि मीटिंग में क्या गोल्स तय हुए हैं, और पीसफुल सेटलमेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यूएशन जो कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव वैल्यूएशन कुछ आउटकम आया है या नहीं आया है, उनको किस तरीके से मतलब वो देखेगा, उस पे उसकी जरूर नजर रहने वाली है रशिया की। तो रशिया फॉलो जरूर करेगा इस मीटिंग को, लेकिन हालांकि उसमें शेयर पार्टनरशिप मतलब उसमें पार्ट नहीं ले रहा है, ठीक है ना। While observers are not expecting an overall breakthrough from the talks when it comes to achieving peace in protected conflict, it is being seen as a constructive way of promoting third-party mediation by players apart from the West and of bringing to the table both the West and the non-aligned countries of the global South. हालांकि ये है कि ऐसा तो है नहीं कि टॉक से बिल्कुल पीस आ ही जाएगी, लेकिन एक तरह से ये है कि जो थर्ड पार्टी मीडिएशन है वो कहीं ना कहीं इसमें झलक रहा है, और क्योंकि इसमें एक तो जो वेस्ट हैं उनसे अलग कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्रीज ने जो है वो लिया है, इसमें वेस्ट का इतना रोल नहीं है क्योंकि बाकी कंट्रीज ने जो है वो अब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया है, और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है उन्होंने भी एक तरह से नॉन अलाइंड कंट्रीज जो हैं ग्लोबल साउथ की, उन्होंने भी अपना इसमें रोल देखने को मिला है, मतलब उनका जो है पार्टिसिपेशन इसमें रहने वाला है। सो दिस इज इट। पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर्स। क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए होते तीन, और आपको बताना था सेलेक्ट द नोट करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली कल के उसमें वो करेक्ट दिया हुआ था, वो गलती से हो गया था, तो इसको नोट करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है IIP is a composite indicator that measures changes in the volume of production of a basket of industrial products. The index is compiled and published on quarterly basis by Central Statistical Organization, Ministry of Statistics and Program Implementation। तो ये आपको बता दें, ये मंथली बेसिस पे कंपाइल किया जाता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, सिर्फ ये है कि ये क्वार्टरली बेसिस पे, ये मंथली बेसिस पे जो कंपाइल किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट था द बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ IIP हैड बीन रिवाइज फ्रॉम ईयर 2004-5 टू 2011-12। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो बेस ईयर था वो रिवाइज हो गया था 2004-5 से 2011-12 को इसको रिवाइज किया था। और थर्ड स्टेटमेंट है
Coal, crude oil, natural gas, refinery products, pharmaceuticals, steel, cement, and electricity are 8 core industries under IIP, which comprise around 40% of the weight of the items included in the IP. तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि 40% को कंप्राइज करते हैं जो 8 core इंडस्ट्रीज है, लेकिन 8 core इंडस्ट्रीज में जो है फार्मास्यूटिकल नहीं आता, इसकी जगह क्या आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, बाकी सारे ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था तो 1 एंड 3 हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, बाकी हमारे सही है। ठीक है, आज की वोकेबुलरी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड था कबाल। कबाल का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ सीक्रेट प्लॉटर्स एज अगेंस्ट ए गवर्नमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी। तो किसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो सीक्रेट प्लॉटर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है उसको बोलते हैं कबाल। सिनोटैफ, सिनोटैफ बेसिकली होता है कि स्मारक या मोनूमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, मेमोरियल स्मारक जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिनोटैफ। डिजोनेंस, डिजोनेंस का मतलब है जब म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, यानी कि मतभेद को हम बोलते हैं डिजोनेंस। इटरेशन, इटरेशन का मतलब बेसिकली रिपीटिशन, किसी प्रोसेस का हो सकता है, किसी सिचुएशन का, किसी स्टेटमेंट का हो सकता है, तो बार बार जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं इटरेशन। स्वे, स्वे का मतलब होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब बेसिकली बह जाना या बहने को बोलते हैं हम, जैसे हवा बहती है ना, उसी चीज को बोलते हैं, बहने को बोलते हैं स्वे। शेनानीगंस, शेनानीगंस इज अ सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज और मैन्यूवरिंग यूजुअली ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड टाइप। तो इसको हम बोल सकते हैं साजिश, एक तरह से साजिश को हम बोल सकते हैं शेनानीगंस। ठीक है, और ट्यूमल्टस, ट्यूमल्टस का मतलब होता है लाउड, एक्साइटेड एंड इमोशनल, वही शोरगुल या वो हल्ला वाली जो इवेंट होते हैं उसको कोलापूर्ण बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमल्टस। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब टू फ्री फ्रॉम ए चार्ज और एब्डोल, किसी को किसी चीज से बरी कर देना, या कोई किसी पे कोई चार्ज लगा हुआ है उससे उसको फ्री कर देने को बोलते हैं हम विंडिकेट। ठीक है, वो ईडीएम फ्रेज देख लेते हैं। फर्स्ट इज रिट लार्ज, रिट लार्ज का मतलब होता है वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस, जो बिल्कुल ऑब्वियस चीज कोई होती है ना उसको बोलते हैं हम रिट लार्ज। ऐसे इन लिम्बो, इन लिम्बो मतलब होता है इन अ फॉरगॉटन और इग्नोर्ड प्लेस, स्टेट और सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन जो या तो इग्नोर करती है, जिसमें ये नहीं पता कर पाओ कि आप फ्यूचर में क्या आगे एक्शन लेना हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन लिम्बो। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस वर्ड ऑफ द डे था आज का। इसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना है, क्षतिग्रस्त करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं, तो इंजूरियस होता है, बैड हो सकता है, एडवर्स होता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। वहीं एंटोनिम्स देखें तो बेनिफिशियल, बिनाइन, हेल्पफुल, सेफ, ये सब उसके एंटोनिम हो जाएंगे डिलीटेरियस के। आगे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज के आर्टिकल्स और एडिटोरियल से हमने बनाए हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है इन 2023 G20 ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ इंडोनेशिया, टर्की एंड इंडिया, एंड इंडिया होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप इन 2023। सेकंड स्टेटमेंट है द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो कि वसुधैव कुटुंबकम है और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, क्लोजली टाइज विद द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ, ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट COP26 इन ग्लासगो, calling upon the global community of individuals and institutions to drive life as an integral mass movement towards mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption to protect and preserve the environment। तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। ठीक है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज इंडियाज प्रपोज्ड अप्रोच ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम द करंट टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल इन ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में जो टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है उससे किस तरीके से लाइफ जो है वो अलग है या डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लाइफ एम्फेसाइजेज लोकल कम्युनिटीज रोल एंड cooperation among stakeholders, while the top-down model relies on expert decision making. Second statement है life focuses solely on environmental problems, while top-down model addresses economic growth. Third statement है life advocates for centralization of decision making to achieve sustainable development goals. और last statement है life is only applicable to countries in the global south, whereas top-down model is used by G7 countries। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है करेक्टली डिफाइन कर रहा है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और आप आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा चाहे वो गलती हो, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जो है वो बढ़ेगी आपकी, वो इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इनके आंसर्स हम अपने नेक्स्ट डे के वीडियो में डालेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, 1% लाइक के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।